अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ये 1865 की बात है जब अंग्रेज़ लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिए बजरी और रेलवे स्टेशनों की तामीर के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। उन्होंने कुछ ठेकेदारों को हायर किया या ठेकेदारों की ड्यूटी लगाई कि वो उसके लिए ईंटें फराहम करें। साहिवाल के करीब एक जगह थी जहाँ बहुत बड़ी तादाद में ईंटें मौजूद थी। ठेकेदारों ने वो ईंटें उठाई और ले जाकर अंग्रेज़ों को दे दी। कुछ उन्होंने तोड़ी, रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी और कुछ से साहिवाल और मुल्तान के दरमियान के तमाम रेलवे स्टेशनों की इमारतें तामीर हुईं। बाद में ये पता चला कि ये ईंटें किसी ज़ख़ीरे का हिस्सा नहीं बल्कि एक आसार क़दीमा का हिस्सा है जो कमो बेश 5,500 साल कदीम है। ये वो तहज़ीब थी जिसने अचानक जन्म लिया और फिर ये अचानक ख़त्म हो गई। ये इलाका जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जहाँ से उन ठेकेदारों ने ईंटें उठाई उसे कहते हैं हड़प्पा। आज का हड़प्पा कल का ईंटों का एक ज़ख़ीरा था। कहते हैं कि उस ज़माने में सर्वे ऑफ इंडिया के सरबरा जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्हें जब ये पता चला कि किसी जगह से बहुत ज़्यादा ईंटें उठाई जा रही हैं, मिली हैं, तो उन्होंने अपने कुछ नायबीन को वहाँ भेजा और कहा कि ये देखो कि ये ईंटों का जो ज़ख़ीरा है ये आ कहाँ से रहा है। पता चला कि ये ईंटों के ढेर दूर तक बिखरे हुए हैं, यानी कई मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में थे। जब उन ईंटों का तज्ज़िया किया गया तो ये पता चला कि ये ईंटें कहीं ढेर की नहीं बल्कि इन आसार क़दीमा की हैं जिन्हें आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की मुदाखलत पर इन ईंटों को उठाने का सिलसिला बंद कर दिया गया और फिर ये पता चला कि ये मुकम्मल एक शहर है जो अब ज़मीन के नीचे दफन हो चुका है। लेकिन इसकी खुदाई सन 1921 तक शुरू नहीं हो सकी। उस वक्त सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सरबराह थे, लिहाजा उन्हीं की हिदायत पर इस शहर को ज़मीन की गोद से निकाला गया, ज़मीन की तह से निकाला गया। आज मैं आपको हड़प्पा का यही वो कदीम शहर दिखाने के लिए लाया हूँ जिसके खंडरात में चलते हुए आपको ये एहसास होता है कि आप 5,000 साल कदीम किसी शहर में घूम रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने नाज़रीन को खंडरात दिखाऊं, ये मैं बता दूं आपको कि मोहनजोदाड़ो का ये मदर सिटी था। यानी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा था या हाकड़ा कल्चर का हिस्सा था, होगा, लेकिन उसका जो मदर सिटी था वो हड़प्पा ही था। आज भी जो मुस्तमल है इस्तिलाह वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यूँ कह लें कि ये वो नुक्ता आगाज़ था जहाँ से एक पुरअसरार तहज़ीब ने जन्म लिया और फिर वो कई हज़ार साल तक ज़िंदा रही, अपने अरूज पर पहुंची और फिर वो ख़त्म हो गई। यहाँ से ये पता चलता है कि ये ख़ित्ता कितना कदीम है, यहाँ इंसान की बूदोबाश कितनी पुरानी है और यहाँ से इंसान ने अपनी तरवीज व तरक्की के कौन से मराहिल तय किए। आइए चलते हैं खंडरात की तरफ। रास्ते में जो बोर्ड आएंगे वो भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा, पढ़ाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा आपको और साथ हम माजी का सफ़र करते हैं। आइए चलते हैं। व्लॉगिंग हर गुज़रते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं। एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किए है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे
कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए ये दुआएं ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएं हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी, यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम अज़ कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी एशिया में हड़प्पा सबसे पहले दरियाफ्त शुदा तहजीबी आसार हैं। ये खंडरात साहिवाल शहर से 25 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ हैं। हड़प्पा के कदीम खंडरात के एक हिस्से पर हड़प्पा गांव आबाद है, जिसकी बहुत सी इमारतें और दीगर तामीरात हज़ारों साल कदीम हड़प्पा शहर से हासिल करदा पक्की ईंटों से ही तामीर की गई हैं। हड़प्पा के नाम का अंदाज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1200 साल पहले लिखी जाने वाली हिंदुओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद से लगाया गया है। ऋग्वेद में एक शहर का नाम हरियूपिया लिखा गया है, जिसके संस्कृत में मानी कुर्बानी के सुनहरे सतून वाला शहर है। माहिरीन के इत्तफाक है कि हरियूपिया ही हड़प्पा का असल नाम है। ऋग्वेद के मुताबिक इसी हरियूपिया के करीब आर्यों की मुकामी बाशिंदों से जंग हुई थी, जिसमें आर्यों को फतह मिली और वो पहले इस शहर और बाद में पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। बाज़ दूसरे माहिरीन की राय है कि हड़प्पा पंजाबी ज़ुबान के लफ्ज़ हड़प से निकला है, जिसके मानी खा जाने या निगल जाने के हैं। जब इस कदीम शहर पर तबाही आई तो मुकामी लोगों ने इसे हड़प कहना शुरू कर दिया, जो बाद में हड़प्पा कहलाने लगा। इस तहजीबी मरकज़ के खंडरात से मालूम होता है कि ये शहर बहुत सी कुदरती और इंसानी आफतों के अलावा दरिया रावी के सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद किसी न किसी तौर से अब तक आबाद चला रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों शहरों का नक्शा और तरतीब आपस में इंतहाई मुशाबहत रखते हैं। अगरचे हड़प्पा से अनगिनत ईंटें लोगों ने चोरी करके नई तामीरात में इस्तेमाल की और लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने के सिलसिले में यहाँ से मलबा उठाकर इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से हड़प्पा की मुकम्मल शक्ल सूरत माहिरीन के सामने नहीं आ सकी। लेकिन फिर भी जो कुछ बचा है उससे साबित होता है कि हड़प्पा का अमूमी नक्शा मोहनजोदड़ो जैसा था। हड़प्पा की सबसे निचली तह मोहनजोदड़ो की पहली तह से ज़्यादा पुरानी मालूम होती है और यहाँ की आखिरी यानी सबसे बाद की तहों में ऐसे आसार मिले हैं जो मोहनजोदड़ो के आखिरी ज़माने के बाद के हैं। हम चल रहे हैं जी खंडरात की तरफ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बोर्ड दिखाऊंगा जो यहाँ के क्यूरेटर और इंचार्ज अहमद नवाज़ टीपू साहब की मेहनत का नतीजा है और उन्होंने बड़ी तगोदो के बाद और बड़ी कोशिश के बाद ये फासले नापे हैं और यहाँ लगाए हैं। खूबसूरत एक लॉन बना हुआ है। जब आप खंडरात में जाते हैं ये वो पूरा आपको लॉन दिखाई दे रहा होगा। ये वो बोर्ड है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ मुख्तलिफ जो इंडस सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर थे उनके फासले लिखे हुए हैं। इधर अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं और इधर उर्दू में लिखे हुए हैं। यहाँ से जो मगरिब की तरफ है वो दाबरकोट 408 किलोमीटर, नशहरो और मेहरगढ़ 528 किलोमीटर, उड़ मेसोपोटामिया का जो शहर था जहाँ से कहते हैं कि तहसीबों ने अपना जन्म लिया, आगाज़ किया, 2550 किलोमीटर। ऊपर जनूब मगरिब की तरफ जो शहर थे उनमें घनवेरी वाला आजकल हिंदुस्तान में है 278 किलोमीटर दूर। जनूब मगरिब की तरफ मोहनजोदड़ो ये 587 किलोमीटर और 17 गेंडो ये 1225 किलोमीटर। ऊपर चले जाएँ तो जनूब की तरफ धोलावीरा ये भी हिंदुस्तान में है 790 किलोमीटर, लोथल 896 किलोमीटर, भगत राव 1024 किलोमीटर। ये जो बोर्ड है मेरे लिए बहुत नया है और बहुत मालूमात अफजा बोर्ड है। शुमाल मगरिब की तरफ रहमान ढेरी 247 किलोमीटर, हथियाल टेक्सला वो खंडरात जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ 344 किलोमीटर, शर्तो गई ये खैबर पख्तूनख्वा के आगे अफ़गानिस्तान का हिस्सा 798 किलोमीटर, नीचे राखी गढ़ी 324 किलोमीटर, ये मशरक़ की तरफ जो शहर थे, काली बंगन 253 किलोमीटर, आलमगीरपुर 466 किलोमीटर। ये वो खित्ते थे जिनकी वजह से वादी सिंध की तहज़ीब मशहूर थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन फासलों से कि ये तहज़ीब कितनी फैली हुई थी। आइए अब चलते हैं अंदर। ये एक जंगला लगाया हुआ है ताकि जो खुदाई हुई चीज़ें हैं वो महफूज रहे। कैंटीन बहुत शानदार इंतज़ाम है कैंटीन का। आगे कार्ट्स खड़ी हुई हैं, अगर आप पैदल ना जाना चाहें या किसी वजह से चल ना सकें तो आपको कार्ट्स खंडरात तक ले जाएंगी, क्योंकि ये 125
एकड़ रकबे में फैली हुई हैं। मेरे साथ अब्दुल जब्बार साहब भी होंगे, वो हमें इसकी तफसील बताएंगे। ये खूबसूरत रविश बनी हुई है, दरख्त लगाए हुए हैं सफ़ेदे के, कुछ करीब दरख्त हैं और ये नए दरख्त इसलिए लगाए गए हैं कि जो यहाँ विजिटर्स आते हैं वो कम अज़ कम धूप से बच सके। इलाका ऐसा है, मरतूब आबो हवा है। बाक़ियात रुख जंगलात, रुख दरख्त को बोलते हैं। हड़प्पा के आसार कदीमा आज भी मुकामी रुख जंगलात यानी वन, जंड, फराश और क्रीड से ढके हुए हैं। ये जंगलात माजी में मुकामी लोगों के लिए ईंधन, कहत साली में खुराक और उनके मवेशियों के लिए चारा मुहैया करते थे। ये दरख्त हसास इलाकों यानी बहरानी और सहराई को मुस्ताकर रखते हैं और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नहरी निज़ाम की वसअत जल्द बढ़ाने वाले दरख्तों की पसंदीदगी, सेम थूर और बियाबानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से इनकी तादाद माजी की निस्बत अब सिर्फ 2% रह गई। ये सोचने की जब बात है। हड़प्पा का टीला मुकामी अनवा के नबाताती बाग के तौर पर एक काबिल रसाई और महफूज इलाका है, जो एक कुदरती कमरा जमात, अजायब घर, खुली तजर्बागाह और कुदरती जैन बैंक के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। हकीकत में हड़प्पा इंसानी असरात की वजह से कम होते हुए और कुदरती अवजाशें हासिल करते हुए जंगल का बचा कुचा हिस्सा है। गिरदनवा के कुदरती मसाकन के ख़त्म होने से जैन के ख़जाने भी ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी वजह से इस क़त्ले की अहमियत और बढ़ गई है। आइए सर, एक बोर्ड फिर अब मेरे सामने आ गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हड़प्पा के खंडरात की कोई मुख्तसर सी तारीख लिखी हुई है कि 1500 से 3500 कबल मसीह के आसार हैं। ये हड़प्पा सरजमीन पाकिस्तान में आज से तकरीबन 5500 बरस कबल एक शानदार तमद्दुन की बुनियाद रखी गई थी, जिसे दुनिया वादी सिंध की तहजीब के नाम से जानती है। ये दरिया सिंध के इर्द वसी मैदानों, मुल्हिका नदियों बशमूल चोलस्तान में मौजूद दरिया हाकड़ा। हाँ, दरिया हाकड़ा के बारे में ये बता दूँ कि इसको घाघरा भी कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है और ये हिंदुओं का बहुत मुक़द्दस दरिया है और इसके मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस तहजीब के दो बड़े मराकज़ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में माहिरीन आसार कदीमा ने 1921 और 1922 में खुदाइयाँ शुरू की थीं, जिसके नतीजे में इस तहजीब के बरामदा खद्दो खाल एक तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म मुआशरे की निशानदही करते हैं। हड़प्पाई तहजीब की मगरबी फसील के नीचे की तहों से कोट डीजी की सकावत ये इनसे भी कदीम है आसार दरियाफ्त हुए, जबकि टीला ए बी के आखिरी हिस्से से हाकड़ा सतह की सकावत यानी 3500 से 2800 कबल मसीह के आसार दरियाफ्त हो चुके हैं, जो इन ख्यालात की नफ़ी करते हैं कि हड़प्पाई तहजीब वादी सिंध के बैरूनी इलाकों से मुतासिर हुई। अब्दुल जब्बार साहब, मैंने घनवेरी वाला का बताया कि ये हिंदुस्तान में है, मेरा ख्याल है कि मैं गलत बता गया हूँ शायद। तो इसके बारे में सर है कि ये डेजर्ट में किला दरावट से थोड़ा सा आगे, अच्छा, चोलस्तान के अंदर है ये साइड, हड़प्पन साइड है। ठीक है। ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के सेंटर में ये तकरीबन है ये साइड। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है कि इसका फासला मोहनजोदाड़ो से भी एक ही और इधर से भी एक ही है, हड़प्पा से। जी ठीक 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 ठीक। अच्छा, 125 एकड़ से ज्यादा है ये? तो हाँ जी, ये हमारा जो एरिया हड़प्पा का ये तकरीबन 175 एकड़ है। अच्छा, तो यानी यहाँ भी मुझसे गलती हुई। बाहर मैं अपने नाजरीन से माजरत खाऊं कि मैंने उसके ज़्यादा नहीं बल्कि 50 एकड़ कम कर दी है। तो आइए जी, ये एक बोर्ड और आ गया। अच्छा, ये क्या है? ये लेट हड़प्पन सिमेट्री एरिया एच, इसके बारे में मुझे बताइएगा थोड़ा सा। तो यहाँ हड़प्पा में हमें सर 2 कब्रिस्तान मिलते हैं। ठीक है। अर्ली फेज में जो ग्रेवयार्ड है अर्ली फेज का, उसमें बाकायदा वो लोग ग्रेव बनाते थे। अच्छा, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ थी और उसमें तो हमारी भी होती है। जी जी, सेम उसी वही। अच्छा, तो उसमें जो अपना है जी कि डेड बॉडी को वुड बॉक्स के अंदर रखते थे। ठीक। और उसके साथ तकरीबन 10 से 40 तक बर्तन भी रखते थे, जिनमें गंदम, चने, जौ, बाजरा ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमें। ठीक। तो बाद में बर्तन मशरूबात के लिए थे। अक्सर कब्रों में हमें जेवरात भी मिलते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही फिर एक दूसरा कब्रिस्तान है लेट फेस का, जो कि 1800 से 1500 BC का है। ठीक है। तो उसमें था कि डेड बॉडी को शहर से बाहर खुला एक जगह छोड़ देते थे। जब उसके मीट वो परिंदे वगैरह नोच लेते थे, तब वो बोन्स को इकट्ठा करके एक स्पेशल बरियल जार थे जिनके अंदर बंद करके उसको भरी करते थे। हड़प्पा में हमें 2 कब्रिस्तान मिलते हैं। अच्छा, इसका अकीदे भी दो थे? देखें सर, यहाँ पे वो तदफीन का तरीक़ेकार चेंज होगा, वहाँ मजहब भी चेंज होगा। सही, ठीक है ना जी? ठीक है। तो इससे फिर पता चलता है कि अर्ली फेस में लोग और थे, लेट में और आए लोग इधर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो तदफीन का तरीका है,
ये मिस्रियों से भी मिलता है और हम मुसलमानों से भी मिलता है ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, और ये जो परिंदों के नोचने वाला मामला है ये तो पारसियों से मिलता है, पारसियों से मिलता है। पारसियों से मिलता है। जी, जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोग थे ये मिस्री अकायद से या मेसोपोटामिया के अकायद से मुतासिर थे? बिल्कुल सर, ये बहुत 4 बड़ी तहजीबें थे ना, ये इंडस, चाइना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। बिल्कुल ठीक। तो उन लोगों की ट्रेडिंग यहाँ तक चलती थी, साथ यहाँ से उधर सामान जाता था बकायदा रिवर के जरिए। हमारे ये यहाँ पे हड़प्पा के बिल्कुल साथ बहता था दरिया रावी। सही। तो हमें कुछ ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्ट मिले हैं जो हड़प्पन लोग यूज़ नहीं करते थे, खुसूसन बीड्स, लेकिन वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों का इनके साथ लिंक था। तकरीबन 3 बड़े माउंट्स हैं, माउंट ई, माउंट ए बी और माउंट एफ। ठीक। इनमें माउंट ई और ए बी ये उनके रहायशी इलाके हैं। आगे जो माउंट एफ है वो रिवर के साथ है, तो उनका कमर्शियल एरिया था। वो वहाँ पे मार्केटिंग है, वर्कशॉप एरिया है, गोडाम्स है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अब दरिया रावी यहाँ से कितनी दूर जा चुका है? तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है यहाँ अच्छा, से। और एक ज़माने में ये उसकी बंदरगाह बिल्कुल थी। बंदरगाह थी। और जो हमें ग्रेन यार्ड यहाँ से मिले हैं, यानी गोदाम जो मिले जी, हैं, जी। वो मेरा ख्याल है दरिया के बिल्कुल ऊपर थे। बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल साथ थे। वो आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल दरिया के साथ है। तो यहाँ पे अक्सर हमें जो फिगरीन मिलती है ना, जिसमें राइनो और एलिफेंट, तो उस जमाने में जब ये रिवर साथ था, बहुत बड़ा था, तो ये जानवर थे इधर। ठीक है। फिर जैसे ये ड्राई होता गया, वो भी जानवर यहाँ से नकल मकानी करते हुए इंडिया से नेपाल की तरफ निकल गए। इनकी कोई करेंसी तो होती नहीं थी? करेंसी बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम था कि चीज के बदले चीज लेना देना। मतलब हम घर से गंदम, कपास वगैरह ले गए, ठीक है, और दुकान से कोई चीज खाने पीने की शायद ले आए। अच्छा जी, मैं पहुंचा हूँ टीला ए बी का जनूबी हिस्सा। कहते हैं कि ये इसकी बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जो शमालन जनूबन 450 मीटर और शर्कन गरबन 244 मीटर है। कच्ची ईंटों से बनी हुई बहुत बड़ी दीवार के अंदर घिरे हुए शहर को मज़ीद वजाहत से टीले के मगरबी किनारे पर गहरी खंदक से देखा जा सकता है। टीला ए बी का यह हिस्सा कच्ची ईंटों से बनी हुई बहुत बड़ी दीवार, जिसने शहर के सबसे ऊंचे हिस्से को घेरा हुआ है। जनूबी किनारे पर इस इलाके में बहुत से मकान मिले हैं जो कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए थे। सबसे निचले हिस्से मोहरे और कंधा किए हुए बर्तनों के नमूने मिले हैं, जिनका टीला एफ से मिलने वाली चीज़ों से मुकाबला किया जा सकता है। बर्तनों और मिट्टी के मूर्तियों के तकाबली जायजे से ये मालूम होता है कि इस हिस्से की तारीख हड़प्पा का दरमियानी ज़माना है। इस हिस्से की खुदाई माधव सरोवर वाटस ने 1926 से 1934 के दरमियान की। ये माउंट एवी का जनूबी हिस्सा है। इसके सेंटर में वेल है और इसके दोनों तरफ आप प्लेटफार्म देख रहे हैं, ये उनके वॉशरूम थे। और इसके ऊपर जो हमें दीवार नज़र आ रही है, असल में ये कवर ड्रेन है जो कि 1800 से 1500 BC के, इस टाइम पीरियड के जितने भी हमारे स्ट्रक्चर थे इधर हड़प्पा में, तो जब ये रेलवे ट्रैक बिछा तो यहाँ से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिक्स लेके ना ये ट्रैक के नीचे बिछा दी। ये वो एक लेवल बिल्कुल तबाह हो गया। उसके नीचे जो रिमेन्स देखें वो 1900 से 2600 साल कबल मसीह के, जिसको हम मैच्योर फेस कहते हैं। तो इसकी हम कटिंग करके नीचे जाएंगे ना, तो फिर हमें कोई डिजाइन आसार मिलेंगे जो कि 2800 से 3100 साल कबल मसीह के हैं। उसके नीचे हम जाएंगे तो फिर हमें हड़प्पा का अर्ली फेस, जिसको हम मरावी फेस भी कहते हैं, कुछ लोग हाकड़ा भी कहते हैं, वो 3500 साल कबल मसीह के नीचे आसार मिलेंगे। उधर हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता, लेकिन उनके जो घर वगैरह यहाँ पे रहते थे वो सरकंडों की झोंपड़ी बना के रहते थे वो लोग, हमें वो आसार मिले उनके। तो इसके नीचे फिर वो सोयल है कि और कुछ नहीं है नीचे। नहीं जी, ये हम अब शहर के अंदरूनी हिस्से में आ गए हैं। ये दाएं बाएं आपको जो छोटे छोटे टीले नज़र आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इनके अंदर कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल होगा सर, है ना? अभी तो तकरीबन 20% हमने खुदाई की है इसको, हड़प्पा की। तो 80% अभी एक्सपोज करना इसको हम। अच्छा, 175 जो आप मुझे बता रहे थे वो इसका जी, जी। टोटल एरिया था या जो टोटल खुदाई एरिया किया सर? हुआ? नहीं हाँ। टोटल एरिया सर, अच्छा, टोटल एरिया, लेकिन खुदाई सारे इलाके की नहीं हुई। अभी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एक उनका ड्रेनिंग सिस्टम मिलता है, सीवरेज सिस्टम, अच्छा, जो कि कवर ड्रेन है। अच्छा, तो अच्छा, इसके अंदर तो हम नहीं जा सकेंगे मेरा? नहीं सर। ओहो, चले। अच्छा अच्छा, हाँ, आप बता रहे थे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनिंग सिस्टम है ये, इसके दोनों तरफ घर हैं सर,
अच्छा। ये इस माउंट एबी का सेंट्रल हिस्सा है। ठीक। तो इसके दोनों तरफ घर हैं और ये इस ड्रेन के साथ छोटी छोटी हौजियां बनी हुई हैं कि घरों से जितना भी पानी आता था पहले इन हौजियों में, और उसके ये ड्रेन से 1 फीट डाउन है कि कचरा वगैरह नीचे बैठ जाए, पानी सिर्फ फिल्टर होकर ड्रेन के अंदर जाए। इसके बाद हमने ना सर 92 में सामने इधर खुदाई की, तो सामने जो खजूर का दरख्त नजर आ रहा है, जी जी। तो इसी के साथ माउंट ई है और ये माउंट ए भी है। अच्छा। तो इस जगह हमें एक बहुत बड़ा सेप्टिक टैंक मिला जो कि माउंट ई और माउंट ए बी का पानी एक जगह जमा होता था। अच्छा जी, यानी वो नकासी है आपके लिए, आप सब सेप्टिक एक टैंक जगह- तो ज़ाहिर है उसी के लिए इस्तेमाल जी होता जी है। जी। ये सर है मस्जिद, पुरानी मस्जिद, उसको मुगलिया दौर में बनाया गया। इसके नीचे इस माउंट ए बी की फोर्टिफिकेशन वाल जो है ना जी, वो गुजर रही है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक मस्जिद बनाई, लेकिन इस मस्जिद में जो ब्रिक्स है ना जी, वो हड़पन यूज हुई, लेकिन जो मोटर है वो मुगलिया पीरियड का है। इसमें लाइम, सुर्खी और कंकर इस्तेमाल हुआ। ठीक। तो इसकी 5 पहनावे हैं सर। छत के कोई असर नहीं मिले हमें, 3 दीवारें इसकी मिली। तो 94 में हमने इस जगह पे काम किया है, खोला इसको और दोबारा इसको मरम्मत भी की इसको। अच्छा, ये यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जी कि मस्मार शुदा इस मस्जिद से जाहिर होता है कि इसकी तामीर मुगलिया दौर यानी 1526 से 1707 ईस्वी के दौरान हुई। कुछ लोग इसे ईदगाह समझते हैं, जबकि मुमकिन है कि इलाकाई लोगों ने किसी मशहूर शख्स की कब्र के साथ कुरान खानी और इबादत के लिए ये मस्जिद तामीर कराई हो। मगरिब की जानिब वाक़ मकबरा बाबा नूर शाह वली से शायद इसका कोई ताल्लुक़ हो। मस्जिद की लंबाई शमाल जनूबन 12 मीटर है और शायद ये मुस्ततील शक्ल की हो। इस पर छत की कोई निशानदही नहीं हुई। इसकी मगरबी दीवार में 5 मेहराबें पाई जाती हैं। ये सामने आपको मेहराबें दिखाई दे रही होंगी। ऐसी ही मेहराबों वाली मसाजिद ख़ानदानी कब्रिस्तान और इबादत गाहों में पाई गई हैं। ये मस्जिद ए बी की हिफाजती दीवार यानी 2600 से 1900 कबल मसीह के ऊपर बनाई गई और इस मस्जिद की तामीर में हड़प्पा दौर की ईंटें दोबारा इस्तेमाल की गई। हड़प्पा दौर की ये शहरी फसील कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और इसके साथ पुख्ता ईंटों के पुश्ते और कमरे बने हुए थे। अच्छा, आप अब्दुल जब्बार साहब कुछ मुझे जी, बताएं। इधर सर साथ ही हमें है ना ये बड़ी फसील की यहाँ से टर्न करते हुए नजर आएगी। ठीक तो है। ये माउंट ए बी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक। आगे हम कमर्शियल एरिया में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा तो अभी वो आपको फसील दिखाते हैं। अच्छा, ये फसील का हिस्सा है। अच्छा, वो ऊपर वो सही, ये यहाँ फसील से है। ऐसी चलती है ना सर, हाँ। मस्जिद के नीचे से होती हुई ये फसील है। अच्छा ऐसे। अब्दुल जब्बार साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अमीर लोग थे वो फसील के अंदर रहते थे? नहीं सर, इसके अंदर जी हमें जो 3 बड़े ब्लॉक मिले, ये तीनों बाउंड्री वॉल के अंदर है। अच्छा। इनकी इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल थी। ठीक है। तो इनके ये देखें, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक, ऐसे है ना जी। इनको नाम दिया गया ना, ये माउंट ई, माउंट ए बी और माउंट एफ। जब इसकी ग्रिड मार्किंग की गई ना जी, एक्सहिबिशन के लिए पूरा कंटूर बनाया गया, जी जी। तब उनकी नाम दिया गया, ये फलां एरिया है, ये फलां एरिया है। तो आगे हम अभी कमर्शियल एरिया में जा रहे हैं। अच्छा, इसमें और कमर्शियल एरिया में क्या फ़र्क है? वहाँ पे सर उनके ना आम पब्लिक के लिए नहीं थी रहे। अच्छा। और यहाँ पे लोग रहते थे, काम उधर करते थे। अच्छा, जितने अच्छा, भी वो लोग इजिप्ट मेसोपोटामिया से आते थे ना जी, हाँ। उनका लेन देन कारीगर उधर काम करते थे बैठ के। ठीक। ये सिर्फ उनकी रहायशगाह थी इधर। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ बाजार अलग होते हैं और मोहल्ले घरों के जी जी, सेम इसी तरह है। सेम इसी तरह, मतलब वही अंदाज था इनके रहन सहन का जो आज जदीद दौर में है बिल्कुल। कि अब कोई रहता कहीं है और उसकी जी, दुकान कहीं और। कहीं और है। तो यही सूरत हाल यहाँ भी होगी कि कमर्शियल एरिया अलग होगा और रिहायशी इलाका अलग होगा। ये महज़ब लोगों की निशानियाँ हैं हाँ। जो अपने कारोबार को और रिहाइश को अलग रखते हैं, क्योंकि प्राइवेसी तो हर दौर में इंसान के साथ साथ बिल्कुल जी। तो ये भी पता चलता है कि आज से 5-5,500 साल पहले लोग भी इसी तरह की प्राइवेसी चाहते थे जैसी कि आज लोग चाहते हैं। टीला एफ ट्रेंच आई, ये इलाका माधो सरोवर वाटर्स की ट्रेंच नंबर 1 के हवाले से जाना जाता है। यहाँ से कुछ अहम फन तामीर के आसार और चंद गैर मामूली नवादरात बरामद हुए हैं। इस ट्रेंच के शुमाली हिस्से में एक बड़ी गली जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी है और मशरक़ से मगरब की तरफ जाती है। गली के शुमाल और जनूब में घर हैं जिनके अंदर गंदम के स्टोर और नहाने के बड़े चबूतरे बने हुए हैं। इनमें से एक घर के अंदर एक बड़ा चबूतरा है जो कि ईंटों के किनारों को जोड़कर बनाया गया है। इस इमारत के जनूब मगरब से इब्तदाई खुदाई करने वालों को खुदाई के दौरान तांबे की एक हांडी मिली जिसे तांबे की प्लेट से ही ढांपा गया था।
जिसमें से काफ़ी औजार और हथियार मिले हैं। इनमें से कई अजायब घर में रखे हुए हैं। ये घर शायद किसी तांबे के ताजिर का हो, क्योंकि इनमें कुछ औजारों पर दोबारा काम किया हुआ है और कुछ को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये इलाका इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि बड़ी तादाद में मखसूस मोहरें और टोकन घरों के अंदर और गली से मिले हैं। इनमें बहुत सी मोहरें उन मोहरों से मिलती हैं जो टीला ई और ई टी यानी शहर के मशरक़ी हिस्से से मिली हैं। 1992 की खुदाई के दौरान इससे गली की निचली तह के नीचे से एक चूल्हा मिला है जो 2450 कबल मसीह का है। ये इलाका टीला एफ की सबसे पहली बूदोबाज से ताल्लुक़ रखता है। इस इलाके में सबसे पहले 1926 से 1934 तक माधु वार्ड्स ने खुदाई की, जबकि 1996 में महकमा आसार कदीमा के ताउन से हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में खुदाई की। सबसे पीछे में भी उनकी वो रैशगाह थी कि वो हम रहते थे, सेंटर में ये लोग काम करते थे और यहाँ फ्रंट पे ये लोग अपना सामान वगैरह सेल करते थे। तो आगे जाएंगे हम तो बिल्कुल ना नीचे वो रिवर का हिस्सा है, और ये रिवर के बिल्कुल साथ है एरिया। ओके, अच्छा, ये हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी वर्कशॉप थी? नहीं, ये उनकी मार्केटिंग एरिया था कि इधर लोग एक मिनी वर्कशॉप थी कि लोग साथ काम भी करते थे और साथ वो सेल भी करते थे चीज़ें। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, ये क्या है? ये सर है वर्कशॉप एरिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अलग से शहर आबाद है। अलग, हाँ जी जी। तो इसमें ये राउंड शेप में जो है ना ये प्लेटफार्म बने हुए। अच्छा, तो इनके ऊपर सर हमें कुछ हमारे माहिरीन कहते हैं कि इनके ऊपर वीट की कंपैक्शन करके ग्रेन्स को अलग किया जाता था। ओके, जैसे हमने म्यूजियम में एक डायग्रामा बनाया हुआ है, लेकिन हमने 99 में हमने इस काम किया तो हमें ये प्लेटफार्म 2 नए डिस्कवर किए। तो इसके जो सेंटर में होल है ना जी जी जी, उस मिट्टी का सैंपल लिया तो उसमें इंडिगो के आसार मिले हमें। अच्छा, कि यहाँ पे नील भी तैयार होता था। अच्छा, तो देखें सर, ये अब सामने जो एक प्लेटफार्म है ना, ये एक कमरे के अंदर है। ऐसे ये सब में भी हर कमरे के अंदर एक प्लेटफार्म हो। तो इंडिगो जो होता है ना सर, इसको इसके ऊपर बिछाते हैं, उसको सनलाइट में अपना ना जी शेड में ड्राई किया जाता है, छाँव में। ठीक। तो अगर हम उसको सनलाइट में ड्राई करेंगे तो फिर उसमें ब्लू कलर नहीं आएगा। अच्छा जी, ये इसकी है कि उसको छाँव में ड्राई करना पड़ता है, हमें सुखाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये हर एक प्लेटफार्म हर घर के अंदर है। तो इसी तरह एक चलते हैं। तो इसके साथ ही सर तो उन लोगों के कुछ हमें क्वार्टर्स मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लेबर क्वार्टर, जो लोग इधर काम करते थे उनकी जगह रहायशगाह है। लेकिन हमारा जो ख्याल है कि मे बी जो लोग मेसोपोटामिया से या इजिप्ट से आते थे, मे बी उनके लिए कोई रहायशगाह ना, उनके लिए ये बनाई गई स्पेशल रूम्स। तो यानी आपका कहने का मकसद ये कि मेसोपोटामिया से ताजिर यहाँ आया करते थे और ये उनकी रिहाइशगाह है। यानी वो एक सराय आप कह सकते हैं जी कि वो जब भी यहाँ आते थे वो यहाँ क़याम करते थे। जो एक कमरा है, आगे एक सेन है। तो इसके चारों तरफ ना, ये हर घर के चारों तरफ वेंटिलेशन है। अच्छा। जैसे अब ये देख रहे हैं ना ये गली, तो ये भी गली है साथ, फिर आगे इधर से भी, इधर भी रास्ता था एक, तो वेंटिलेशन थी। अच्छा, इन मज़े की बात जो इनकी जो इंटरेस्ट है ना, ये वो हमें तिरछी मिलती है। अच्छा, कि घर के अंदर जो भी कोई भी हो ना, बाहर से जो गुजरने वाला वो उसकी नज़र अंदर ना जाए। अच्छा, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि यानी हम ये कह सकते हैं कि वो पर्दे का ख्याल रखते थे। बहुत ज़्यादा पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल था उनका। आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये एक घर है, मतलब उसका ढांचा है, और ये उसकी इंट्रेंस तिरछी रखी हुई है। ये बड़ा मतलब अजीब सा लगा है मुझे। हालांकि हमारे अपने घरों के दरवाजे बिल्कुल सीध में होते हैं, तिरछे नहीं होते। लेकिन उस दौर में मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पर्दे का कोई तस्वुर था, और जिसकी वजह से इसकी जो एंट्रेंस थी, यानी दाखिली दरवाजे, वो तिरछे रखे जाते थे। ये जितने भी आपको नज़र आएंगे ये तिरछे दरवाजे नज़र आएंगे। मैं इस वक्त के बिल्कुल दरमियान में आ गया हूँ। ये देखें, ये एंट्रेंस भी तिरछी है, दाखिली दरवाज़ा, और ये पीछे पूरी बस्ती फैली हुई है, आप इसको सराय कह सकते हैं। ये भी तिरछी है। इसका मतलब है कि अगर ये मान लिया जाए कि मेसोपोटामिया से ताजर आया करते थे, तो फिर ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि उनके साथ ख़वातीन भी होती थी।
वो भी यहाँ आती थी और रहती थी। इसी वजह से इन्हें तिरछा बनाया गया है कि बाहर से किसी की नज़र अंदर ना पड़े। ये आइए मैं आपको एक कमरे के अंदर ले चलता हूँ। अच्छा खासा वसी कमरा है ये। अच्छा ये तो बैरूनी हॉल लगता है। जी हॉल है, ये सेल है। हाँ, और अच्छा बैक पेस पे वो उनका एक कमरा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रिहाइश एक ही कमरे तक एक ही हुआ। कमरे, क्योंकि सेपरेट था ना कि हाँ। हर कोई फैमिली अपनी सेपरेट रहे। ठीक है। अच्छा ये पीछे भी वो सराय का जी हिस्सा है? नहीं सर, वो कुछ क्वार्टर्स हैं अच्छा इनसे हट के डिफरेंट। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब ये बताइए कि मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ गुलाम काम किया करते थे। नहीं ऐसा सर कोई बात नहीं है कि ये लोग सब लोग काम करने वाले थे, पेशावर काम करते थे। इसमें खेती बाड़ी भी काम करते थे वो। अच्छा चराई भी थे, जानवरों को साइड पे ले जाना, चराना, ये उनका पेशा था। मछली पकड़ना, माहीगीर भी थे वो ये तो लोग। सारे दरिया के किनारे दरिया है ना? के किनारे पे है ना जी। हम्म। हमें कुछ टूल्स मिले हैं कि मछली पकड़ने के लिए ना जी, नेट के साथ वो बांधते थे। अच्छा और जो अभी हुक मिलती है हमें, तो उस वक्त वो कॉपर की हुक मिली है हमें, यहाँ से मिली है कि वो हुक लगा के ना जी पकड़ देते। फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे उनके कपड़े के बारे में इंप्रेशन मिले हैं कि वो खद्दर पहनते थे। अच्छा और कुछ कॉपर के टूल मिले जिनके ऊपर सिल्क लगा हुआ मिला कि वो लोग खद्दर और रेशम भी पहनते थे। ठीक। ये सारे एक हमें किलन मिली जिसमें, और इसी रॉ में तकरीबन 10 से 12 और भी है भट्टियाँ, अच्छा जिसको हमने बंद कर दिया। लेकिन एक हमने डिस्प्ले कर दिए कि इसमें कॉपर की मेल्टिंग होती थी। अच्छा जी यानी कि फर्नेस। ये फर्नेस है, अच्छा कॉपर की मेल्टिंग होती थी। अच्छा यहाँ इसमें पे जो ईंधन था वो कोयला जलाते थे? कोयले, लकड़ी जलाते लकड़ी जलाते थे। ठीक। अच्छा ये लिपाई तो आपने बाद में की जी, है ना बाद में इसकी? इसको रिपेयर लेकिन किया ये जो गया। अंदर का सामने जो है ना हाँ। ये रियल है सर। ये रियल है। जी ठीक। यहाँ सामने देख सकते हैं ना कुछ जली हुई चीजें, हाँ, हाँ, मट्टी नजर आ रही, सही। ये भट्टी का हिस्सा है। ठीक है भैया। तो यहाँ पे सर एक हमें ना मिलता है कि उनके ये एक मेन उनकी गुजरगाह थी, तो शॉर्टकट भी थी कि गली में है ना जी रास्ता हमें मिलते हैं कि ये सामने आप देख सकते हैं कि ये रास्ता भी है और उस साइड पे भी रास्ता है कि गली में आने के लिए शॉर्टकट भी आ सकते थे वो लोग। हमारा ये टीला एफ गल्ला गोदाम जो इनकी मईशत की एक बुनियाद हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में करेंसी नहीं थी और बार्टर सिस्टम था, गल्ले के बदले ही चीज़ें खरीदी जाती थी। जी अब्दुल जब्बार साहब ये तो बहुत कुछ बड़ा एरिया मुझे नज़र आ रहा है। सर हमें 4 रो मिलते हैं घरों के, कमरों के। तो इसमें जो ईस्ट और वेस्ट में है ना जी, इसमें मे भी उनके को क्वार्टर्स या कोई रूम्स थे। तो उसके सेंटर में जो दो लाइनें है ना जी, ये उनके गोदाम थे। ठीक। हर गोदाम के हाल के अंदर तकरीबन 2 से 3 प्लेटफार्म बने हुए हैं कि जो कि ज़मीन के लेवल से तकरीबन 3 फीट ऊपर है कि अनाज को उसके ऊपर रखा जाए। तो उसके सेंटर में तकरीबन 1.5 फीट स्पेस है कि वेंटिलेशन के लिए ना ज़रूरी है कि वो वेंटिलेशन होती रहे उसमें। तो आपको दिखाते हैं। और साथ ही ये सामने मिट्टी की ढेरी, इसके नीचे इसकी फोर्टिफिकेशन वॉल है इस माउंट एफ की। अच्छा। और इसके पीछे वो सामने जो खेत नजर आ रहे हैं आपको, जी जी। तो वो ये ओल्ड रावी रिवर था। अच्छा। कि ये रावी का आज से 5000 साल पहले रिवर इधर चलता था इस जगह पे। अच्छा ये जो लंबी लंबी ढेरियाँ हैं ये किस चीज़ की निशानियाँ हैं? ये सब कुछ वॉल्स हैं, उनकी दीवारें अच्छा वगैरह नीचे चल के दिखाते हैं। अच्छा मजमूई तौर पर कितनी फोर्टिफिकेशंस थी यहाँ पर? मजमूई सर ये तो फोर्टिफिकेशन वॉल जो थी ना जी, वो तकरीबन उसने पूरे शहर को घेरा हुआ था। अच्छा। जितनी आबादी थी ना जी, उसको जी। घेरा हुआ था। फिर उन्होंने इसकी पार्टीशन की हुई थी अच्छा। कि ये हमारा एरिया ए है, बी है, सी है। इसमें ये उनका रशिया इलाका अलग है, कमर्शियल अलग किया उन्होंने। अच्छा अच्छा ये जो ईंटों का ढेर है इसके अंदर क्या ये था? प्रॉपर सा एक कमरा था जो कि अभी बस मिट्टी के कंजर्वेशन प्रॉपर होने वाली है। सर इतनी बड़ी साइट है, जाहिर सी बात है। जी जी। और ये पिछले दिनों में ना, जब 2 साल पहले तेज बारिशें थी तो ये साइड तकरीबन
डैमेज हुई नुकसान है, हुआ, डैमेज हुआ। डैमेज हुई तो है। अभी देख सकते हैं ये उनके दाखिली था कि यहाँ पे इसको ना 3 फीट ऊपर लाके एक प्लेटफार्म बनाया गया इसके ऊपर। ये नीचे जो चीज़ है, जी जी, ठीक है। इसके ऊपर सर ये है ना, इसको 3 फुट ऊपर लाके एक पूरा प्लेटफार्म बनाया गया, ठीक। जिसके फ्रंट सीढ़ियाँ थी और नीचे से वेंटिलेशन के लिए उन्होंने ये झरोखे छोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। और हर हाल में जैसे वो दीवार देख रहे हैं, वे भी एक किसी हाल में 2, किसी में 3 ऐसी दीवारें थी, उसके अनाज उसके ऊपर रखा जाता था। सही। अच्छा, मैंने मोचेदारों का गल्ला गोदाम जो था वो जी, भी जी। देखा है। मेरा ख्याल है कि ये दोनों एक जैसे ही हैं और एक इतने ही बड़े हैं। अच्छा, ये 2 कतारें हैं 2 कतारें हैं। और इसके दरमियान 27 फुट चौड़ाई ये सड़क भी थी एक। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये जी गल्ला गोदाम पुराना, जहाँ गल्ला ज़ख़ीरा किया जाता था। इस दीवार के पीछे दरिया रावी बहता था और यहीं से गल्ला आता था, और लगता यह है कि तकसीम भी यहीं से होता था। यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों को, न सिर्फ शहर में बल्कि जो दाएँ बाएँ के इलाके थे, गल्ला यहीं से तकसीम के लिए ले जाया जाता था और दरिया के रास्ते ही जाया करता था। क्योंकि साथ ही हमारा वर्कशॉप एरिया है, तो मे बी वो, क्योंकि उस वक्त को करेंसी के तो आसार मिलते नहीं, सही। कि वो जो लोग जितना भी काम करते थे उसी हिसाब से उनको यहाँ से अनाज प्रोवाइड किया जाता होगा। यानी जो घर में उन्होंने खाना पीना होता खाना पीना होगा ना, जितना काम किया तो उनको उतना ही वो उजरत के बदले ना, ये मतलब उजरत ही उनको अनाज देते थे ये लोग। हड़प्पा के खंडरात के वस्त में एक बुजुर्ग का मकबरा भी है, और लोग जो दाएँ बाएँ के हैं वो न सिर्फ यहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं बल्कि सालाना उस दिन का मनाया जाता है। इनका नाम है बाबा नूर शाह वली, और इनकी कब्र की जो लंबाई है वो लगभग 56 फुट है, यानी 9 गज से भी ज़्यादा। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि लोग शायद इतने लंबे होते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग इतने लंबे नहीं होते थे, बल्कि इस हवाले से 2-3 स्कूल ऑफ थाट हैं। एक तो ये है कि जो कबीले के बड़े लोग होते थे उन्हें मुमताज़ दिखाने के लिए उनकी कब्रें बड़ी बना दी जाती थी। दूसरा ये कि जैसे आजकल बरादरी सिस्टम में चौधरी होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके मर्तबे के हवाले से उन्हें मुमताज़ करने के लिए उनकी कब्रें बड़ी और चौड़ी बनाई जाती थी। और तीसरा जो है वो ये है कि उस ज़माने के अलम सिपा सालार जो होते थे उनके पास होते थे, और वो अलम लेकर चला करते थे। लिहाजा जब उनका इंतकाल होता था या वो किसी जंग में शहीद हो जाते थे तो उनका असलहा भी उनके साथ ही दफन कर दिया जाता था, और इसी वजह से उनकी कब्रें लंबी हैं। यही कब्र इसी सिलसिले की एक निशानी है। लेकिन हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये इतनी लंबी कब्र क्यों बनाई गई, यानी ये सिपा सालार थे, इनका असलहा साथ दफन किया गया, या अपने कबीले के ये मुमताज़ थे, या किसी ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते थे जिनकी अपनी बरादरी में इज़्ज़त व तकरीम बहुत ज़्यादा थी। लोग यहाँ आते हैं और इसे यहाँ मन्नतें भी मानते हैं, दुआएं भी करते हैं, सारा कुछ ही होता है। लेकिन ये हड़प्पा के खंडरात के वस्त में ज़रूर है, लेकिन हड़प्पा के खंडरात से बाद की खबर है और इसका हड़प्पा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब्दुल जब्बार साहब, ये क्या रखा हुआ है बाबा जी के मज़ार के बिल्कुल बाहर? सर, ये लेट हड़प्पन पीरियड के कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिसको हमारे मकामी जो लोग हैं ना, ये लोकल लोग, इसको बोलते हैं कि ये मे बी बाबा जी की रिंग्स हैं, जो कि पहले गोल्ड की थी और बाद में ये स्टोन बन गया, कुछ चुराने आए। तो ये है लाइमस्टोन, जो कि राजस्थान से पत्थर आता था। ये हड़प्पा का आखिरी दौर है जो 1800 से 1500 BC, उसमें ये हिंदुइज्म के आसार मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें आसार मिले इसके, ये असल में शिवलिंग और योनी के आसार भी मिलते हैं। ये योनी है और शिवलिंग जो है वो इधर म्यूजियम में डिस्प्ले है। ये हिंदुइज्म के हैं। जो इसका दरबार से या साहिब कब्र से या कोई साहिब लिंक मज़ार नहीं से है इसका। कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोगों ने खुद कहानियाँ गढ़ के इसके साथ मिला दिया है। चलो जी, हम मुसलमान हैं, किसी तरह भी की कहानी गढ़े हमें शायद मुआफ़ है। मैं पहुँचा हूँ एक दरख्त के पास जिसे मकामी ज़बान में वण का दरख्त कहा जाता है। एक तारफ़ी बोर्ड या नस्ब है जिस पर वण की खुसूसियात लिखी हुई है। माजी में कई मरतबा कहत के दिनों में वण के दरख्त का फल यानी पीलू इलाके के बाशिंदों की जान बचाने का बायस बना है। इसके पत्ते, फूल और फल बकरियों और ऊँटों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं।
इस दरख्त की घनी छाँव इंसानों और जानवरों को झुलसा देने वाली गर्मी से बचाती है। ख्वाजा गुलाम फरीद और कई मशहूर शुअरा कराम इसे अपनी शायरी और लोक दास्तानों का मौजू भी बना चुके हैं। इसकी शाखें और जड़ें बेहतरीन मिसवाक हैं। इसके पत्ते पेट के दर्द और कब्ज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका फल मुक़व्वी होता है। इसे नज़ला और खांसी के लिए मुफीद तस्वुर किया जाता है। इसकी घनी छाँव और हमेशा सरसब्ज़ रहने की फितरत से इसके नीचे की ज़मीन गर्म होने से महफूज रहती है। ये ज़मीन को ताकतवर नामियाती मादा फराहम करता है। इसका सतही जड़ों का निज़ाम ज़मीन की सतह से नमी और दूध पिलाने वाले जानवरों का मिसाली मस्कन है। इसके साहिबान के नीचे जमा होने वाले पुराने पत्ते खुर्दबीनी हयात का घर हैं। इसे एक सदाबहार झाड़ी दरख्त या बेल के तौर पर बारानी और नीम बारानी इलाकों में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दरख्त आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हड़प्पा के खंडरात के बीचों बीच कहा यह जाता है कि ये 400 से 500 साल पुराना दरख्त है। फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन इसका फैलाव बहुत है। ये इसका तना है, बल्कि कई तने हैं जी इसके। ये एक तना, एक वो है, वो नीचे गिरा हुआ है और वो उधर तक चला गया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हड़प्पा पर अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ था और इसी अजाब के नतीजे में इस शहर को उलट दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बहुत से व्लॉग्स देखे, उनमें भी इस बात का जिक्र है। बहुत से मज़ामीन पढ़े, कहानियाँ पढ़ी, उनमें भी यही लिखा हुआ है कि हड़प्पा अल्लाह के अजाब की वजह से गर्क हुआ, गारत हुआ या तबाह हुआ, लेकिन इनमें से कोई बात भी सच नहीं। हड़प्पा एक दिन में नहीं उजड़ा, बल्कि इसे उजड़ने में एक ज़माना लगा। और उसकी वजूहत ये नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब नाजिल हुआ या इसे उलट दिया गया, बल्कि इसकी वजूहत में जो सबसे बड़ी वजह है वो मौसमियाती तग़य्युरात हैं, हालात हैं, लोगों की यहाँ से माइग्रेशन है या हिजरत है। क्योंकि दरिया रावी आम तौर पर अपनी जगह छोड़ने वाले दरिया के तौर पर मशहूर है। इसी तरह दरिया चनाब है। एक ज़माना था कि दरिया रावी बिल्कुल इसके पहलू में बहता था या हड़प्पा दरिया रावी के पहलू में आबाद था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता चला गया और अब सूरत हाल ये है कि दरिया रावी यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि उस ज़माने में बारिशें कम होती थी, जिनसे खुश्क साली और बाद में कहत साली पैदा हुई। लोगों ने ये ज़मीन छोड़ दी, ये शहर छोड़ दिया और यहाँ से वो रुखसत हो गए। ज़ल्ज़लों ने इसकी कुछ इमारतों को तबाह किया। शदीद किस्म के जो हालात थे, मौसमी हालात, उनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हड़प्पा बेआबाद होता चला गया और फिर खंडर बना। और फिर ये वक्त आया कि ये ज़मीन के नीचे दबकर कई 100 साल तक इंसानों की नज़र से ओझल रहा। ये सच है कि लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन और स्टेशनों की तामीर में हड़प्पा की ईंटें इस्तेमाल हुई, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन ना बनती तो हड़प्पा शायद आज भी ज़मीन के नीचे कहीं दबा होता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।